एजुकलेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य और सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा चल रहा है अभी साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 12 और इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक से आपकी सिलेबस एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो आइए हम अब सवाल देखते हैं और फिर उसके बाद उस सवाल को हम हल करेंगे। तो देखिएगा आपकी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 12। एनसीईआरटी की बुक अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 226 में जाकर आप इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा सवाल क्या लिखा हुआ है। 12 लिखा है 31 मार्च 2020 को जैन, गुप्ता और मलिक का तुलन पत्र निम्न है। 3 साझेदार हैं जैन, गुप्ता और मलिक और इनका तुलन पत्र बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 को। जैन, गुप्ता और मलिक की पुस्तकों में 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र। तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। आप देखेंगे दायित्व पक्ष लायबिलिटीज में बताया हुआ है विविध लेनदार 19,800 रुपये, टेलीफोन बिल बकाया 300 रुपये, देय खाते देवी पत्र बता रहा 8,950 रुपये, लाभ व हानि 16,750 रुपये, पूंजी बता रहा है जैन की 40,000 रुपये, गुप्ता की 60,000 रुपये और मलिक का 20,000 रुपये। उसी तरह आप परिसंपत्तियों में देखेंगे भूमि और भवन 26,000 रुपये, बांड 14,370 रुपये, रोकड़ 5,500 रुपये, प्राप्त विपत्र 23,450 रुपये, विविध देनदार 26,700 रुपये, स्टॉक 18,100 रुपये, कार्यालय फर्नीचर 18,250 रुपये, संयंत्र व मशीनरी 20,230 रुपये, कंप्यूटर 13,200 रुपये। दोनों तरफ का योग आप देखेंगे लाइबिलिटीज और एसेट्स का आप योग देखेंगे 1,65,800 रुपये, 1,65,800 रुपये, 165,800, 165,800। आगे हम नीचे देखते हैं सवाल में और भी इसकी जानकारियां दी हुई हैं। लिखा है साझेदार अपने लाभ का विभाजन 5-3-2 के अनुपात में करते हैं। ये तीनों साझेदार जो हैं जैन, गुप्ता और मलिक अपने लाभ का विभाजन जो भी लाभ होता है इनका वर्ष भर में उस लाभ को 5-3-2 के अनुपात में 5/10, 3/10 और 2/10 के अनुपात में बांटते हैं। आगे बता रहा है 1 अप्रैल 2019 को, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया यहाँ पर, 1 अप्रैल 2020 होगा तो इसको सुधार लीजिएगा। 1 अप्रैल 2020 को मलिक सेवानिवृत्त होने का निर्णय लेता है। मलिक क्या कर रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है तथा व्यापार में उसके भाग की गणना जो भी उसका होता है परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न शर्तों पर करेंगे। बता रहा है कि उसको किस प्रकार जो भी उसकी गणना होगी वो किस प्रकार किया जाएगा। आगे बोलता है कि स्टॉक 20,000 रुपये पुनर्मूल्यांकन बता रहा है। स्टॉक 20,000 रुपये पर स्टॉक आप देखेंगे यहाँ पास 18,100 पे दिखा रहा है, 18,100 पे स्टॉक दिखा रहा है। पुनर्मूल्यांकन उसको कितने पे किया गया? 20,000 रुपये किया गया। अभी हम देखेंगे इसका प्रविष्टि किस तरह करना है। फिर आगे लिखा है कार्यालय फर्नीचर 14,250 रुपये। कार्यालय फर्नीचर देखेंगे आप, कार्यालय फर्नीचर यहाँ पास 18,250 रुपये दिखा रहा है। पुनर्मूल्यांकन किया गया 14,250 रुपये पर 4,000 का हानि हो जा रही है, 4,000 की उसका कम आका गया, हानि हो जा रही है। पुनर्मूल्यांकन में इसको ले जाया जाएगा जो भी इसकी हानि हो रही है। संयंत्र तथा मशीनरी 23,530 रुपये। आप देखेंगे संयंत्र और मशीनरी चिट्ठे में कितने में दिखा रहा है? 20,230 रुपये पे। अब उसका मूल्यांकन किया गया तो 23,530 रुपये हो जाता है। मतलब इसमें वृद्धि हो रही है, 3,300 की वृद्धि हो जा रही है संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में। ये लाभ हो गया व्यापार के लिए क्योंकि उसके संपत्ति का मूल्य बढ़ जा रहा है।
तो जो वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, उसको हम पुनर्मूल्यांकन खाते में ले जाएंगे क्रेडिट पक्ष में। भूमि और भवन 20,000 रुपये, भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन किया गया 20,000 रुपये। अब आप देखेंगे कि भूमि और भवन यहाँ पर चिट्ठे में 26,000 रुपये में दिखा रहा है, और उसका मूल्यांकन कितने पे किया गया, उसका मूल्यांकन 20,000 पे किया गया। मतलब 6,000 का नुकसान, हानि, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, 6,000 की कमी हो रही है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। फिर आगे लिखा है संदिग्ध ऋणों के लिए 1,700 रुपये का प्रावधान बनाएं। ठीक है, संदिग्ध ऋणों के लिए 1,700 का प्रावधान बनाना है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपये होगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपये पे किया गया। विद्यमान साझेदार मलिक को बता रहा है कि जो अब बच जाएंगे साझेदार, मलिक चला जाएगा तो जैन और गुप्ता बचेंगे। तो ये क्या करेंगे, विद्यमान साझेदार मलिक को सेवानिवृत्ति पर, मलिक जब रिटायर हो रहा है उसकी सेवानिवृत्ति पर 16,500 रुपये का रोकड़ भुगतान करने के लिए सहमत हुए। मलिक जा रहा है रिटायरमेंट होकर, अब जो भी होगा उसका जोड़ा जाएगा कि पूरा इस दिनांक पर उसका क्या क्या चीज होता है, कितना बनता है, उसके पूंजी के रूप में उसको दिया जाएगा। तो बता रहा है कैसे दिया जाएगा, जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो 16,500 रुपये उसको रोकड़ में दिया जाएगा। सहमत है साझेदार देने को। और आगे बताता है रोकड़ का योगदान विद्यमान साझेदार, मतलब कि ये 16,500 रुपये जो उसको दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, रोकड़ का योगदान विद्यमान साझेदार 3:2 के अनुपात में करेंगे। मतलब ये 16,500 रुपये जो मलिक को रोकड़ के रूप में दिया जाएगा उसको ये दोनों साझेदार लाएंगे। ठीक है, अतिरिक्त पूंजी के रूप में ये लोग, एडिशनल कैपिटल के रूप में ये लोग लाएंगे। किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में लाएंगे। तो हम इसकी भी प्रविष्टि देखेंगे। मलिक के पूंजी खाते के शेष, अब मलिक को जो 16,500 रुपये रोकड़ देने के पश्चात भी यदि कुछ बच जाता है देने को, तो उसके शेष को क्या किया जाएगा, ऋण मानेंगे, ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पुनर्गठित फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता, जो अब पुनर्गठित हो रहा है, जैन और गुप्ता के बीच में जो अब व्यापार का पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्गठित फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाते तथा तुलन पत्र तैयार करें। हमको 3 चीज बनाने बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र, नया बैलेंस शीट हमको बनाने के लिए बोल रहा है। तो हमने सवाल को पढ़ा, यहाँ पर हमने अभी केवल सवाल को पढ़ा है। अब हम क्या है कि हमको इस सवाल में तीनों चीजें ही बनाने बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र। जो जो चीज इसमें बनते हैं वो तीनों चीजें ही बनाने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों का फॉर्मेट खींच लेंगे, और फॉर्मेट खींचने के पश्चात सवाल को शुरू से यहाँ से प्रारंभ करेंगे। शुरू से इसको प्रारंभ करेंगे, जो जो जहाँ लिखाता है उन तीनों चीजों में जो जो हम बना रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र बना रहे हैं, जहां जहां लिखाता है उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आप जब भी सवाल को हल करें तो इसी विधि से हल करें, मतलब कि जो जो चीजें बनाने को बोल रहा है आप उस चीज का पहले फॉर्मेट खींच लें और सवाल को शुरू से पढ़ते जाएं, जहां जहां वो लिखाता है उसको लिखते जाएं, तब आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए हम अब इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा, ठीक है, तो अब हम सवाल को हल करते हैं, शुरू से पढ़ते जाएंगे, जो जो जहां लिखाएगा वहां लिखते जाएंगे। तो आपको सवाल में क्या क्या बनाने बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र, हम तीनों का पहले फॉर्मेट खींचेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है, विवरण राशि, ये पुनर्मूल्यांकन का फॉर्मेट खींचा है मैंने, विवरण राशि। उसी तरह आपको पूंजी खाता बनाने बोल रहा है, पूंजी खाता का ही फॉर्मेट खींच लेंगे हम। दिनांक, विवरण, जैन के लिए राशि, गुप्ता के लिए राशि और मलिक के लिए राशि, ये हमारा पूंजी खाते का डेबिट पक्ष है। ये हमारा पूंजी खाते का डेबिट पक्ष है। उसी तरह क्रेडिट पक्ष में आते हैं पूंजी खाता का, दिनांक, विवरण, जैन के लिए राशि, गुप्ता के लिए राशि और मलिक के लिए राशि। तो पुनर्मूल्यांकन खाता हमने खींच लिया, पूंजी खाता हमने खींच लिया, तुलन पत्र भी खींच लेते हैं। तो ये दायित्व राशि, परिसंपत्तियां राशि,
तो 3 चीज हमको बनाने बोला था, हमने तीनों खींच लिया। तुलन पत्र 1 अप्रैल 2020 के लिए, ठीक है, जिस दिनांक पर वो सेवानिवृत्त हो रहा उसी दिनांक पर हम नया तुलन पत्र बना रहे हैं। तो ये मेन है, और उसके बाद मैंने इसका इधर वर्किंग नोट के लिए स्पेस छोड़ा, इधर हम वर्किंग नोट देखेंगे। तो सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, लिखा 31 मार्च 2020 को जैन, गुप्ता और मलिक का तुलन पत्र निम्न है। 3 साझेदार, ठीक है, जैन, गुप्ता और मलिक, इनका तुलन पत्र दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि आप एक नया तुलन पत्र बना भी रहे हैं, सवाल में आपको बनाने के लिए बोला है। तो ये जो हम तुलन पत्र पढ़ेंगे, अधिकांश मदें जो होंगी इसकी, वो कहाँ जाएंगी? नए चिट्ठे में जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो जो चिट्ठा, जो ये तुलन पत्र होता है, उसका जो जो इसकी मदें हैं उसके केवल एक जगह ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते जाते हैं। देखिएगा, दायित्व पक्ष में लिखा है विविध लेनदार, ठीक है, विविध लेनदार, क्योंकि तुलन पत्र हम बना रहे हैं। तुलन पत्र में जाके इसको लिख देंगे विविध लेनदार। दायित्व है, यहाँ लिखेंगे लेनदार। और अमाउंट अभी अंदर लिखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कमी बेसी हो सकता है। कितना दिया? 19,800 रुपये हमने अंदर अमाउंट लिख दिया, ठीक है। एक ही जगह इसका प्रभाव डालेंगे। फिर उसके बाद लिखा है टेलीफोन बिल बकाया। टेलीफोन बिल बकाया, ये भी दायित्व पक्ष में लिखा है, दायित्व है, दायित्व के रूप में हम इसको लिख देंगे टेलीफोन बिल बकाया। अमाउंट इसका दिया हुआ है 300 रुपये, भी अंदर ही लिखते हैं, इसमें शायद कुछ एडजस्टमेंट हो जाए। फिर आगे लिखा हुआ देय खाते, देय विपत्र दिया हुआ है, इसको भी लिखते हैं दायित्व है, देय विपत्र, देय खाते। अमाउंट दिया हुआ है 8,950 रुपये, अंदर लिखते हैं अभी इसको। फिर आगे दिया लाभ व हानि। अब देखेंगे आप यहाँ पर लाभ व हानि दिया हुआ है। तो हमने इस पॉइंट को पढ़ा हुआ है कि जब भी सामान्य संचय या कोई ऐसा लाभ या हानि जो साझेदारों में विभाजित नहीं हुआ, बट नहीं पाया, यदि वो चिट्ठे में दिखा रहा है लाभ के रूप में या हानि के रूप में, तब उसको क्या किया जाएगा? उसको बांट दिया जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। लाभ होगा तो जोड़ दिया जाएगा, हानि होगा तो घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दायित्व पक्ष में दिया है लाभ व हानि, ठीक है। व्यापार के लिए दायित्व है, व्यापार के लिए दायित्व है, तो दायित्व है इसका मतलब कि लाभ है, क्योंकि लाभ किसका होता है? मालिक का होता है। तो व्यापार के ऊपर वो दायित्व बनाने लगता है, मतलब कि लाभ का हिस्सा किसको दिया जाएगा? मालिक को दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये लाभ है, ठीक है। इस लाभ को हम क्या करेंगे? पूंजी खाते में इनके जोड़ देंगे। अब कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो दिया है 16,750 रुपये, तो इनका जो अनुपात है, लाभ बांटने का अनुपात 5-3-2, इसी में बटकर ये इनके पूंजी खाते में जुड़ जाएगा। मतलब इसको अब नए चिट्ठे में हम नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे? इनके पूंजी में जाकर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जोड़ते हैं, इसका एक ही जगह प्रभाव देंगे, तो ये पूंजी में जाकर जुड़ेगी। तो हम यहाँ पास पूंजी खाता भी बना रहे हैं, हम यहाँ पास पूंजी खाता भी बना रहे हैं, तो हम इसको जाकर जोड़ देंगे पूंजी खाते में। हम इसको पूंजी खाते में जाकर जोड़ देंगे, तो हम इसको जोड़ते हैं पूंजी खाते में। देखिएगा, ठीक है। तो हम इसको पूंजी में जाकर जोड़ते हैं। हमारा लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ दिया 16,750 रुपये, इनकी पूंजी में जाकर जुड़ जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए पहले क्या करना होगा? हमको इसको बंटवारा करना होगा इनके लाभ हानि अनुपात में। तो हम इसका बंटवारा कर लेते हैं और इनकी पूंजी में जाकर जोड़ देंगे। तो देखिएगा वर्किंग नोट में लाभ व हानि का विभाजन, लाभ हानि जो विभाजित नहीं हो पाया था उसको हम अब विभाजित कर दे रहे हैं, विभाजित करके इनके पूंजी खाते में जोड़ देंगे। तो पहले किसके लिए? पहले जैन के लिए, ठीक है। अमाउंट कितना दिया? 16,750 रुपये, और अनुपात क्या है? 5/10, 5, 3 और 2 का इनका अनुपात है। इसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम काटते हैं, काटने के पश्चात हम इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा गुणा आ जाएगा
8,375 रुपये। आप गुणा करके देखिएगा, मैं इसको अभी गुणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको गुणा करके देखिएगा, 8,375 रुपये आएगा। फिर उसी तरह गुप्ता के लिए 16,750 का 3/10। अब ये अंश और हर कट गया, ये अंश है, ये हर कट गया, शून्य शून्य, और यहाँ पर 1675, 1675 गुणित 3, बीच में गुणा का निशान है, गुणित 3 जब गुणा करेंगे तो हमारा आता है 5,025 रुपये गुप्ता के लिए। उसी तरह मलिक का भी इसमें हिस्सा बनेगा, मलिक भी मालिक है, मलिक आज भले जा रहा है मगर ये लाभ पहले का है, ठीक है। तो इसमें इसका भी हिस्सा बनेगा, तो अब इसको भी दिया जाएगा। 16,750 का मलिक का अनुपात है 2/10, काटते हैं तो मलिक का हिस्सा इसमें निकल कर आता है 3,350 रुपये, ठीक है। तीनों का बट गया। अब हम इनके पूंजी में जाकर जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम, ऊपर का थोड़ा सा पूंजी का हिस्सा हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी पूंजी का शेष हमको बताना है, पूंजी का प्रारंभिक शेष हम ऊपर में बताते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे लाभ हानि खाता, ठीक है। हम बंटवारा कर रहे हैं, कितना कितना आया, 8,375 रुपये, 5,025 रुपये और 3,350 रुपये बट गया। इसका भी एक जगह हमने प्रभाव दे दिया, जहां पर ये दायित्व में हम ना लिखकर हम क्या कहें, सीधे इनकी पूंजी में ही जोड़ दिए। अभी क्या होगी, पूंजी में ये जुड़कर यहाँ पर जब अंतिम पूंजी आएगा तो वो उठकर यहीं पास आएगा, ठीक है। तो ये हमारा, हमने इस लाभ एवं हानि का भी हमने समायोजन कर दिया। उसके बाद हम आते हैं, अब यहाँ पर नीचे पूंजी दिया हुआ है, पूंजी खाता हम बनाए हुए हैं, तो इनको पूंजी के रूप में हम लिखेंगे शेष, प्रारंभिक शेष कितना कितना, 40,000, 60,000 और 20,000 लिख देते हैं पूंजी खाते में, क्योंकि पूंजी खाता हम बना रहे हैं। अभी सीधा इसको तुलन पत्र में नहीं लिखेंगे। तुलन पत्र में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस दिनांक पर हम इनका पूंजी निकालेंगे कि इनका 1 अप्रैल 2020 को इनकी पूंजी कितनी होती है, वो पूंजी अंतिम पूंजी उठकर यहाँ पास जाएगी, ठीक है। इस दिनांक पर हम अभी पूंजी करेंगे, पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद फिर उठ के यहाँ पास जाएगी। तो यहाँ पास पहले बताते हैं, इसी दिनांक पर शेष लाया गया, अमाउंट दिया हुआ है 40,000, 60,000 और 20,000, ये हमने लिख दिया इनका पूंजी। इस दिनांक की जो 31 मार्च 2020 की इनकी पूंजी थी वो हमने लिख दी। उसके पश्चात आप देखेंगे इधर का हमारा दायित्व पक्ष पूरा हो जाता है, एक जगह हमने प्रभाव दे दिया है। अब हम आते हैं संपत्ति पक्ष में। तो परिसंपत्तियां, क्योंकि हम तुलन पत्र बना रहे हैं तो इन परिसंपत्तियों को भी हम परिसंपत्तियों में जाकर लिखेंगे। तो देखेंगे भूमि व भवन 26,000 रुपये लिख देंगे परिसंपत्तियों में, भूमि व भवन, भूमि व भवन अमाउंट अभी हम अंदर लिखते हैं 26,000 रुपये, एडजस्टमेंट हो सकता है इसमें। फिर उसके बाद लिखा है बांड, आप देखेंगे यहाँ पास बांड दिया हुआ है 14,370 रुपये, इसको भी लिख देंगे बांड, 14,370 रुपये, 14,370 रुपये। फिर उसके पश्चात दिया हुआ है आपका रोकड़, क्या दिया हुआ है, रोकड़, रोकड़ भी हम यहाँ पास लिख देते हैं, रोकड़ 5,500 रुपये हमने लिख दिया, 5,500 रुपये रोकड़। उसके पश्चात आप देखेंगे प्राप्त विपत्र लिखा हुआ है, संपत्ति है, यहाँ लिख देंगे प्राप्त विपत्र, प्राप्त विपत्र अमाउंट दिया हुआ है 23,450 रुपये लिख दिया अभी हमने अंदर। फिर उसके पश्चात दिया हुआ है विविध देनदार, इसको भी लिख लेते हैं, विविध देनदार अमाउंट दिया हुआ है 26,700 रुपये, अंदर लिखते हैं 26,700 रुपये। फिर दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 18,100 रुपये, हमने अंदर लिख दिया 18,100 रुपये। फिर दिया हुआ है कार्यालय फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर दिया हुआ है 18,250 रुपये, हमने अंदर लिख दिया कार्यालय फर्नीचर 18,250 रुपये। फिर आगे दिया हुआ संयंत्र व मशीनरी, इसको भी लिख लेते हैं संयंत्र व मशीनरी, सब संपत्तियां हैं, संपत्तियों में हम जाकर पूरा लिख दे रहे हैं, सब परिसंपत्तियां हैं, पूरी संपत्तियों को हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि इनका अलग से हम कोई खाता नहीं खोले, जिनका जिनका हम अलग से खाता खोले उसको वहां लिखें। जैसे पूंजी खाता हमने अलग से खोला तो पूंजी को हमने बता दिया, ठीक है।
तुम संयंत्र व मशीनरी 20,230 रुपए हमने अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद दिया है कंप्यूटर, कंप्यूटर भी लिख लेते हैं। कंप्यूटर दिया हुआ है 13,200 रुपए। तो हमने पूरी संपत्तियों को भी लिख दिया इधर, पूरे दायित्वों को भी हमने लिख दिया। ठीक है, दायित्व और परिसंपत्तियां पूरे हमने लिख दी। तो ये हमारा जो तुलन पत्र दिया हुआ था इनका 31 मार्च 2020 का, इसका हमने एक एक जगह प्रभाव डाल दिया है। अब हम आगे नीचे जो इनकी अन्य जानकारी एडजस्टमेंट दी हुई है उसको देखते हैं, और इसका प्रभाव जो नीचे हम पढ़ेंगे उनका प्रभाव हम दो दो जगह देंगे, क्योंकि जितने भी खाते इसमें बनने चाहिए वो हमने सभी बनाए हैं। तो साझेदार अपने लाभ का विभाजन बता रहा है कि साझेदार जो भी लाभ होगा उस लाभ का विभाजन 5-3-2 के अनुपात में करते हैं। ये तीन साझेदार जो है, जो भी लाभ होता था उसका लाभ 5-3-2 के अनुपात में करते थे। इन तीनों के बीच का ये अनुपात है। 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2020 में प्रिंट है यहाँ पास, 1 अप्रैल अगले ही दिनांक पर, 31 मार्च को आपको ये तुलन पत्र बताया हुआ, अगले ही दिनांक पर 1 अप्रैल 2020 को मलिक सेवानिवृत्त होने का निर्णय लेता है। बता रहा है कि मलिक रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, रिटायरमेंट ले रहा है, कैलकुलेशन करेंगे हम। तथा व्यापार में उसके भाग की गणना परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न शर्तों पर करेंगे। बता रहा है कि जिस दिनांक पर ये रिटायर ले रहा उस दिनांक पर गणना किस तरह करेंगे, परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न शर्तों पर किया जाएगा। पहला बता रहा है कि स्टॉक जो 20,000 रुपए, स्टॉक का मूल्यांकन कितने पे किया गया, पुनर्मूल्यांकन 20,000 पे किया गया। और आप देखेंगे कि आपका स्टॉक 31 मार्च 2020 को कितना का बता रहा है, 18,100 का। ठीक है, इस दिनांक पर चिट्ठे बता रहा है 18,100 का स्टॉक बता रहा है, और आपने उसका जब पुनर्मूल्यांकन किया, फिर से गणना किया, तो आपको पता चला कि स्टॉक कितना है, 20,000 का है। मतलब कि 1,900 की आपका स्टॉक में वृद्धि हो जा रही है, लाभ हो जा रहा है। संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया, 1,900 का लाभ हो गया। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से 1,900 का लाभ हो गया, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन करने से लाभ हुआ, वृद्धि हुई, तो ये कहाँ जाएगा, क्योंकि आप पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे हैं। तो आप जब भी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो ये लाभ एवं हानि खाता का ही सारांश होता है। जब भी लाभ होता है तो क्रेडिट, और लाभ या आय होता है तो क्रेडिट, व्यय या हानि होती है तो डेबिट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है। कौन से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, स्टॉक, तो लिखेंगे स्टॉक वृद्धि हो रही है। पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड कितने की, 1,900 की। पहले कितना था, 18,100 था, अब कितना हो गया, 20,000 हो गया, 1,900 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, इसको हमने बता दिया। पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड लिखा, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव, अब हमारा स्टॉक का मूल्य बढ़ जाए, कितना से बढ़ जाएगा, 1,900 से बढ़ जाएगा, तो स्टॉक के मूल्य को वृद्धि बढ़ा देंगे। तो हमारा स्टॉक कितना हो गया, 20,000 का हो गया। देखेंगे आप, दो जगह इसका प्रभाव पड़ गया है। एक बार मैंने इसको लाभ के रूप में लिया, और दूसरा इसको परिसंपत्तियों में जाकर स्टॉक में बढ़ा दिया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखेंगे आप, ये एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा 1,900 से। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको लाभ के रूप में लिया है, ये लाभ कहाँ जाएगा, ये लाभ जाएगा इनके पूंजी में जाकर जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद यहाँ पर इनकी पूंजी बनेगी, और पूंजी कहाँ आएगी, वो पूंजी आएगी दायित्व पक्ष में। तो ये 1,900 रुपए जो इनकी पूंजी में बढ़कर आएगा दायित्व पक्ष में। ठीक है, तो एक तरफ हमारा एसेट्स 1,900 से बढ़ गया, दूसरी तरफ हमारा दायित्व 1,900 से बढ़ जाएगा, तो इसका प्रभाव दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दो प्रभाव हमने इसका देखा। फिर आगे देखते हैं, कार्यालय फर्नीचर 14,250 रुपए, पुनर्मूल्यांकन कितने पे किया गया, 14,250 रुपए पे किया गया। तो आप देखेंगे कार्यालय फर्नीचर कितने का बता रहा है, 18,250 का। यहाँ 18,000 बैलेंस शीट में 18,250 दिखा रहा है, और आप यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो 14,250 कम हो गया। मतलब कि फर्नीचर का मूल्य कम हो गया, कमी आ गई। कितने की कमी आई, यहाँ 18,000 था, यहाँ 14,000 हो गया, 4,000 की कमी हो गई, हानि। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में कमी, हानि, तो हानि कहाँ लिखी जाएगी, पुनर्मूल्यांकन खाता हम बनाए हैं, किसका, कार्यालय फर्नीचर लिखेंगे, कार्यालय
फर्नीचर कितनी कमी आई, कितने की हानि हुई, 4,000 की हानि हो गई। लिख दिया हमने एक प्रभाव हानि के रूप में। दूसरा, जो हमारा कार्यालय फर्नीचर था उसके मूल्य में कमी हम कर देंगे। कितने की कमी करेंगे, 4,000 की कमी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा कितना हो जाएगा, 14,250। आप देखेंगे इसका दो प्रभाव, एक तरफ हमारी संपत्ति 4,000 से कम हो गई, दूसरी तरफ क्या हुआ कि हमने लाभ को 4,000 से कम कर दिया। अब लाभ को जैसे ही आप 4,000 से कम करेंगे तो क्या होगा, इनके पूंजी से 4,000 रुपये घटने लगेगा, और इनकी पूंजी 4,000 रुपये घट जाएगी, जो घटकर इधर आएगी। तो एक तरफ आप देखेंगे इधर भी 4,000 घट जाएगा और यहाँ भी 4,000 रुपये घट गया है। तो ये हमारा फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर का होता है। फिर लिखा है संयंत्र तथा मशीनरी 23,530 रुपए। आप देखेंगे संयंत्र और मशीनरी का पुनर्मूल्यांकन कितने पे किया गया, 23,530 रुपए में किया गया। और संयंत्र और मशीनरी कितना दिखा रहा है, 20,230 रुपए। यहाँ देखेंगे 23,530 और यहाँ 20,230, मतलब पुनर्मूल्यांकन ज्यादा है, बढ़ाकर दाम दिखा रहा है। कितना, 3,300 रुपये ज्यादा बढ़ाकर दिखा रहा है। तो आप देखेंगे 23,000, संयंत्र को आप देखते हैं तो संयंत्र 23,530 रुपये मूल्यांकन किया गया, और चिट्ठे में कितने का था, 20,230 रुपये का था। तो आप माइनस करेंगे, 0, 3, यहाँ पर 3 और ये 0, 3,300 रुपये की वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 3,300 रुपये का लाभ हो गया, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। यहाँ पर जाकर लिखेंगे संयंत्र व मशीनरी कितने का, 3,300 रुपये की वृद्धि हो गई, पहला प्रभाव पड़ गया। और हम अपने संयंत्र के मूल्य में वृद्धि कर देंगे, बढ़ गया इसका मूल्य, वृद्धि कितने से, 3,300 रुपये से बढ़ गया, जोड़ देंगे, अब कितना हो गया, 23,530 रुपये इसका मूल्य हो गया। दो जगह इसका भी प्रभाव पड़ गया। आगे दिया हुआ भूमि और भवन 20,000 रुपये। भूमि और भवन का मूल्यांकन कितने पे किया गया, 20,000 पे किया गया। आप देखेंगे कि ये जो आप चिट्ठा देख रहे हैं, तुलन पत्र देख रहे हैं, उसमें भूमि और भवन कितने का दिया है, 26,000 पे दिया हुआ है। मतलब पहले 26,000 था, अब मूल्यांकन किया तो 20,000 बता रहा है। तो 6,000 का हानि हो गई, पहले तो ज्यादा था अब कम हो गया, मूल्यांकन किया तो कम हो गया, 6,000 की हानि हो गई। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में कमी, हानि हो गई, तो हानि किधर लिखेंगे हम, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे भूमि व भवन, 6,000 रुपये की हानि लिख दिया जाएगा। और दूसरा प्रभाव, क्योंकि अब हमारा भूमि और भवन 26,000 का नहीं रहेगा, कमी हो गई उसमें। कितने की कमी हो गई, 6,000 की कमी होगी, 6,000 माइनस कर देते हैं, जितनी कमी होगी उतनी ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा भूमि और भवन का मूल्य 20,000 हो जाएगा। तो इसका भी दो जगह प्रभाव पड़ गया। फिर आगे हम देखते हैं, लिखा है संदिग्ध ऋणों के लिए 1,700 रुपये का प्रावधान बनाएंगे। तो जो हमारे विविध देनदार हैं 26,700 के, उस पर हमको संदिग्ध ऋण बनाना है। मतलब कि 1,700 रुपये हमको लग रहा है कि जो 26,700 रुपये है उसमें से 1,700 रुपये हमको प्राप्त नहीं होगा, संदिग्ध है, दुविधा उस पर बनी हुई, डाउट बना हुआ है। तो इस डाउट के लिए हम क्या बना लेंगे, इस डाउट के लिए हम संदिग्ध ऋण बना रहे हैं। ये भी एक प्रकार से हानि, क्योंकि 1,700 रुपये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको भी लिखते हैं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड, क्योंकि हानि है, पैसा नहीं प्राप्त होगा। तो यहां पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, कितने का प्रावधान, 1,700 का प्रावधान। और दूसरा प्रभाव, क्योंकि अब हमारे देनदार कम हो जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा 1,700 रुपये, तो यहाँ पर हमारा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1,700 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ आता है 25,000 रुपये। 25,000 हमको प्राप्त होगा देनदार के रूप में। तो इसका भी दो जगह प्रभाव देखेंगे, एक पुनर्मूल्यांकन में डेबिट पक्ष में, और दूसरा हमने क्या किया, अपने देनदार को 1,700 से कम कर लिया। तो यहां तक हमारा हो जाता है, दो दो प्रभाव हमने दे दिया। फिर उसके बाद आगे लिखा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपये होगा। ये जो तीनों व्यापार चला रहे हैं, इनका जब
फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया तो 9,000 रुपए होगा। तो इनका व्यापार ख्याति कितना निकल कर आता है? 9,000 रुपए निकल कर। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि एक साझेदार सेवानिवृत्त होकर जा रहा है। तो जब कोई साझेदार सेवानिवृत्त होकर जाता है तो उसके हिस्से का ख्याति उसको दिया जाता है, उसके पूंजी में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके भाग का ख्याति हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये 9,000 रुपए जो है पूरे फर्म का है, इन तीनों का है। तो इसमें से केवल इसका निकाला जाएगा और जितना इसका ख्याति होता है वो इसके पूंजी खाते में इसको दे दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। ठीक है, कैसे जोड़ी जाएगी? बाकी के साझेदार क्या करेंगे? अपनी पूंजी में से, ठीक है, अपनी पूंजी में से इसके भाग की ख्याति को घटाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। 9,000 रुपए फर्म की ख्याति है। पहले हम क्या करते हैं? मलिक के भाग का ख्याति निकालते हैं। तो हम मलिक के भाग की ख्याति निकालेंगे। ठीक है, मलिक के भाग की ख्याति 9,000 रुपए पूरे फर्म की ख्याति है और मलिक का अनुपात क्या है? 2/10। आप देखेंगे 5, 3, 8, 2, 10 मलिक का अनुपात है 2/10। ये अंतिम वाला मलिक है, 2/10 उसका अनुपात है। तो 2/10 में उसके भाग को दिया जाएगा तो होता है 1,800 रुपए। 1,800 रुपए इसका ख्याति के रूप में दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा? बाकी के जो बचे हुए विद्यमान साझेदार हैं वो क्या करेंगे? इसको देंगे 1,800 रुपए। कैसे देंगे? अपनी पूंजी से घटा कर देंगे। मतलब कि अपनी पूंजी से 1,800 रुपए घटाएंगे। मलिक और गुप्ता अपनी पूंजी से दोनों 1,800 रुपए जो जो अनुपात में बटेगा अभी 1,800 रुपए घटाएंगे और इसकी पूंजी में जाकर जोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा? इसका ख्याति का भाग इसको प्राप्त हो जाएगा। पूंजी में जोड़ देंगे तो मिल जाएगा भाई। पूंजी में अंतिम में जुड़कर फिर उसको कैश के रूप में दे दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा? 1,800 रुपए जोड़ा जाएगा और इन दोनों से 1,800 रुपए, इन दोनों से 1,800 रुपए माइनस किया जाएगा। अब ये 1,800 रुपए यहाँ पर है तो किस अनुपात में ये लोग बांटकर अपनी पूंजी से माइनस करेंगे? वो अनुपात होता है अभिलाभ अनुपात। क्योंकि अब ये दोनों साझेदार बच रहे हैं और इसके भाग का भी जो लाभ होता है वो ये दोनों, जो इसके भाग का अनुपात होता है वो क्या करते हैं? ये दोनों बांट लेते हैं। मतलब इसका अब तो ये मालिक नहीं रहा तो अब ये दोनों मालिक रहेंगे। तो पहले जितना भी लाभ होता था 3 जनों में बंटता था, अब जो लाभ होगा वो 2 जनों में बटेगा। तो इसके भाग को भी कौन लेने लगा? ये दोनों लेने लगे। ठीक है, तो ये दोनों अब कहाँ चले गए? लाभ में चले गए। ठीक ना? तो इसीलिए जब कोई साझेदार सेवानिवृत्त होकर जाता है तो उसके भाग की ख्याति को बाकी के बचे हुए साझेदार, ठीक ना, क्षतिपूर्ति रूप में उसको देते हैं। किस अनुपात में देते हैं? अभिलाभ अनुपात में देते हैं। अभिलाभ या लाभ प्राप्ति अनुपात। क्योंकि अब ये दोनों इसके हिस्से को भी प्राप्त करने लगेंगे, इसलिए हम इसको अभिलाभ अनुपात बोलते हैं। अभिलाभ या लाभ प्राप्ति अनुपात। तो ये अभिलाभ अनुपात कैसे निकलता है? ठीक है, तो यदि जैन के लिए हम निकालेंगे तो अनुपात होता है नया भाग या नया अनुपात, नया भाग ऋण पुराना भाग। तो आप देखेंगे इस सवाल में आपको पुराना अनुपात तो दिया हुआ है, नया अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो नया अनुपात कैसे बनाना होगा? इसी पुराने अनुपात में से ही नया अनुपात बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे? जो साझेदार सेवानिवृत्त होकर जा रहा है उसके अनुपात को जब हटा देंगे तो ये इन दोनों का अनुपात बच जाता है और यही इनका नया अनुपात कहलाएगा। ठीक है, और सवाल में हमको नया अनुपात निकालने को नहीं बताया है तो हम अपने से यहाँ पर इसी में से नया अनुपात बनाए हैं। तो इसी नए अनुपात को ही हम अभिलाभ अनुपात भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको अभिलाभ अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है, यही नया अनुपात जो है वो अभिलाभ अनुपात भी बन जाएगा। अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये नया अनुपात हो गया, नए अनुपात की जगह नए अनुपात को रखेंगे और पुराने अनुपात की जगह पुराने अनुपात को रख के हम अभिलाभ अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभिलाभ अनुपात नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये जो नया अनुपात है वही अभिलाभ अनुपात भी है। क्योंकि सवाल में हमको कोई नया अनुपात नहीं दिया है या नया अनुपात निकालने का तरीका भी नहीं बताया है, तो हम इसी अनुपात को, जो नया अनुपात है उसी अनुपात को अभिलाभ अनुपात भी मान सकते हैं।
तो 5 और 3 का इनका अभिलाभ अनुपात भी है। तो इस 1800 को ये क्या करेंगे, अपने अभिलाभ अनुपात में बांटकर अपनी पूंजी से घटाएंगे और इसकी पूंजी में जाकर जोड़ देंगे, ख्याति के लिए समायोजन करेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं अब। ठीक है, ख्याति का समायोजन, ख्याति का किसके भाग का, मलिक के भाग के ख्याति का समायोजन कर रहे हैं। तो देखेंगे पहले जैन अपनी पूंजी से कितना घटाएगा, 1800 रुपये दिया जाएगा ख्याति के रूप में मलिक को। तो इस 1800 का ये कितना वहन करेगा, अपनी पूंजी से कितना घटाएगा, तो किस अनुपात में घटाएगा, अभिलाभ अनुपात में। तो अभिलाभ अनुपात है 5/8। अब काटते हैं, 8 दूनी 16, 18 में से 16 गया बचा 2, 2 और 0 20, फिर 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया बचा 4, 4 और 0 40, फिर 8 पंचे 40, 225 आता है। 5 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आता है 1125 रुपये। फिर उसी तरह गुप्ता के लिए, गुप्ता कितना वहन करेगा, तो 1800 जो उसको ख्याति के रूप में दिया जा रहा है मलिक को, उसका 3/8 गुप्ता वहन करेगा। तो निकल कर आता है इसका 675 रुपये। ये दोनों अपनी पूंजी से घटाएंगे और इसकी पूंजी में जाकर जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए हमको समायोजन प्रविष्टि देना होगा। कैसे समायोजन प्रविष्टि देना होगा, मलिक के पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसकी पूंजी में जोड़ना है, और इन दोनों के पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैन, क्योंकि इसकी पूंजी में जोड़ना है, तो जैन की पूंजी से कितना घटेगा, यहाँ पर जैन लिखेंगे और ख्याति बता देंगे, ख्याति के लिए ये तो 1125 रुपये जैन देगा। और उसी तरह गुप्ता ख्याति का 675 रुपये, तो इसकी पूंजी में जुड़ गया। ठीक है, मलिक की पूंजी क्रेडिट है, इसकी पूंजी में जुड़ गया, और इन दोनों की पूंजी डेबिट है। इन दोनों के पूंजी के डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे मलिक, और 1125 रुपये जैन की पूंजी से कम होगा, 675 रुपये गुप्ता की पूंजी से कम हो जाएगा, इसके ख्याति के लिए क्षतिपूर्ति रूप में। तो यहाँ पर हमने ख्याति का समायोजन कर दिया है। देखेंगे अब इसका भी 2 इफेक्ट है, एक के पूंजी में जाकर जुड़ी है और बाकी 2 के पूंजी से घट गई। एक बार पूंजी में जाकर जुड़ी है और पूंजी से घट भी गई है, बैलेंस हमारा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ख्याति के लिए देखा, ये ख्याति किस लिए दिया हुआ था, क्योंकि मलिक को देना था ख्याति, उसके भाग का हमने दे दिया। फिर आगे लिखा है विद्यमान साझदार मलिक को सेवानिवृत्ति पर 16,500 रुपए का रोकड़ भुगतान करने के लिए सहमत हुए। मलिक को क्या किया गया कि उसका जितना भी होता है सेवानिवृत्ति पर, उसमें से 16,500 रुपए उसको देने को सहमत हो गए। तो हम देते हैं इस पॉइंट के आधार पर। तो ये देखेंगे, ये पूंजी है, मलिक का पूंजी खाता है, उसका जितना भी टोटल अभी आएगा, हम अभी टोटल नहीं किए हैं, अंतिम में टोटल हम करेंगे। अभी हम देखते हैं कि उसको 16,500 रुपये दिए, इस पॉइंट के आधार पर हम देते हैं। जो ये पॉइंट बोल रहा है कि विद्यमान साझेदार मलिक को सेवानिवृत्ति पर 16,500 रुपये का रोकड़ भुगतान करने के लिए सहमत हुए। तो हम भुगतान करते हैं, रोकड़ से पेमेंट कर देंगे। पूंजी इधर से बनती है और पूंजी इधर से समाप्त होती है। क्रेडिट होकर पूंजी बनती है, डेबिट होकर पूंजी समाप्त होती है, क्योंकि इसको 16,500 रुपये दे दिया जा रहा है रोकड़ के रूप में, तो उसकी पूंजी अब समाप्त हो जाएगी 16,500 से। तो यहाँ लिख देते हैं रोकड़ पेमेंट कर रहे हैं किसको, मलिक को। रोकड़ खाता कितना, 16,500 रुपये। तो 16,500 रुपये से उसकी पूंजी को घटा दी जाएगी, इधर पूंजी बनी और इधर से पूंजी घटी। अब देखेंगे इसका प्रभाव, आपने यहाँ पर 16,500 रुपये से क्या किया, उसकी पूंजी को घटा दिया। तो रोकड़ में पेमेंट कर रहे हैं, तो रोकड़ में जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो रोकड़ से क्या करना होगा, आपको रोकड़ में पेमेंट करके दिखाना होगा। क्योंकि यहाँ पर रोकड़ का थोड़ा सा मद आ रहा है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से रोकड़ खाता भी बना ले रहा हूँ। भले ही मैंने यहाँ पर रोकड़ खाता अंदर में लिख दिया है, ये रोकड़ खाता मैंने अंदर में लिख दिया है, क्योंकि सवाल के शुरू में नहीं समझ आ रहा था। अभी यहाँ पर क्या है कि हमको एक रोकड़ खाता भी बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोकड़ से पेमेंट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम रोकड़ खाता भी बना लेते हैं। आप देखेंगे ये शेष है, डेबिट शेष है, क्योंकि संपत्ति हमेशा डेबिट शेष होती है। ये संपत्ति पक्ष में लिखा मतलब डेबिट शेष है, रोकड़ हमारे हाथ में है। संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है और क्रेडिट होकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर शेष लाया गया रोकड़ कितना है, 5,500 रुपये का रोकड़ है। अब हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, मलिक को पेमेंट कर रहे हैं। तो दिखा देंगे यहाँ पर मलिक पूंजी
खाता कितना 16,500 रुपये का हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पास, अब देखेंगे दो जगह इसका भी मैंने प्रमाण अलग से मैंने रोकड़ खाता यहाँ पास बना के बताया हुआ है। ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि हम इसको नहीं बनाएंगे तो फिर हमको थोड़ा सा यहाँ समझने में समस्या होगी, तो मैंने इसको अलग से बता दिया। ठीक है, तो रोकड़ शेष कितना है, 5,500 रुपये पहले था, अब मलिक को कितना पेमेंट कर दिया, 16,500 रुपये। ये हमारा पॉइंट अभी कवर हो जाता है। आगे इसके बाद पढ़ेंगे और इसका करेंगे, लिखा है रोकड़ का योगदान विद्यमान साझेदार, मतलब कि ये जो उसको रोकड़ दिया जा रहा है, ये जो रोकड़ 16,500 रुपये दिया जा रहा है, रोकड़ का योगदान विद्यमान साझेदार, जो विद्यमान साझेदार बचे हुए साझेदार है वो क्या करेंगे, 3-2 के अनुपात में करेंगे। मतलब इस रोकड़ को वो लेके आएंगे, मतलब अपने जो कैश इनके पास 5,500 का, इस कैश से पेमेंट नहीं करेंगे, वो लेकर आएंगे 16,500 रुपये, फिर पेमेंट किया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी वो लेकर आएंगे 16,500 रुपये। अब कितना कितना लेकर आएंगे, वो अनुपात भी दिया हुआ है, 16,500 का 3 और 2 के अनुपात में वो लेकर आएंगे। तो हमको इसको कैलकुलेशन करना होगा कि कितना कितना लेकर आएंगे ये। तो पहले देखते हैं हम किसके लिए, जैन के लिए, कि जैन कितना रोकड़ लेकर आएगा। तो 16,500 का आप देखेंगे अनुपात भी बताया हुआ है आपको, 3 और 2 के अनुपात में लेकर आएंगे, मतलब 3/5 जैन लेकर आएगा। तो निकालेंगे, 5×3=15, 16 में से 15 गया, एक बचा, एक और 5 15, फिर 5×3=15, 3,300 रुपये आता है कट के। 33 को 3 से गुणा करेंगे, 3,300 को, तो यहाँ 9,900 रुपये, मतलब कि जैन 9,900 रुपये लेकर आएगा। जैन 9,900 रुपये लेकर आएगा। उसी तरह गुप्ता जो 16,500 का पेमेंट किया जा रहा मलिक को, उसका कितना भाग लेकर आएगा। तो 16,500 का गुप्ता के लिए 2/5 निकालेंगे, 3,300 को 2 से गुणा करेंगे, 6,600 रुपये, 6,600 रुपये ये लेकर आएगा। तो जैसे ही ये दोनों इतना इतना पैसा लेकर आएंगे, रोकड़ बढ़ जाएगा। ये तो हमने पेमेंट का यहाँ पर दिखाया। अगला पॉइंट जो कह रहा था, ये पॉइंट जो कहा उसके हिसाब से हमको रोकड़ लाने बोल रहा है, तो हम रोकड़ लाकर भी दिखा रहे हैं। तो जैसे ये दोनों इतना रोकड़ लाएंगे, पहले रोकड़ लाएंगे फिर पेमेंट होगा, भले ही पॉइंट पहले आगे कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास ये जब रोकड़ लेकर आएंगे तो हम यहाँ पर शो करना पड़ेगा कौन लेकर रोकड़ आ रहा है, जैन और गुप्ता। जैसे ही ये दोनों लेकर आएंगे तो अतिरिक्त पूंजी के रूप में ला रहे हैं, तो इनकी पूंजी भी बढ़ेगी। तो हम पहले करते हैं, देखेंगे जैन लेकर आ रहा है, जैन पूंजी खाता कितना, 9,900 रुपये जैन लेकर जैसे ही आएगा, उसका पूंजी को भी हम बढ़ा देंगे। यहाँ लिखेंगे रोकड़ अतिरिक्त पूंजी ला रहा है। ठीक है, रोकड़ खाता कितना, 9,900 रुपये जैन लेकर आ रहा है, तो उसके पूंजी को हमने बढ़ा दिया 9,900 से। देखेंगे दो इफेक्ट, इसका हमने यहाँ पर डाला और यहाँ पर भी हमने दो इफेक्ट डाला है। ठीक है, तो जैन की पूंजी बढ़ गई। फिर उसी तरह गुप्ता कितना लेकर आ रहा है, 6,600 रुपये, तो यहाँ पर रोकड़ खाता फिर बढ़ जाएगा। तो गुप्ता कौन लाया, गुप्ता लाया, गुप्ता पूंजी खाता, पंजी प्रविष्टि आप देखेंगे रोकड़ खाता डेबिट, जैन पूंजी खाता, गुप्ता पूंजी खाता 6,600 रुपये लेकर आ रहा है, तो उसकी पूंजी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूंजी को अपने क्रेडिट, पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है। तो यहाँ पर रोकड़ खाता यहाँ लिख देंगे 6,600 रुपये। ठीक, तो ये दोनों सवाल में कह रहा था कि ये जो भी रोकड़ दे रहे हैं ये लोग 16,500 रुपये, ये क्या करेंगे, वो लेकर आएंगे, ये लोग योगदान लेकर आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 16,500 रुपये को लाता हुआ दिखाया है। ठीक, तो इसका भी हमने दो दो जगह प्रभाव दे दिया। यहाँ जो हम देख रहे थे यहाँ तक हमने दो दो जगह प्रभाव दे दिया। अब आप देखेंगे इस रोकड़ को, तो एक तरफ आपने क्या किया, 16,500 रुपये जोड़ा और दूसरी तरफ 16,500 रुपये घटा भी दिया। तो दोनों तरफ हमने एक बार जोड़ा भी एक बार घटाया भी, तो बैलेंस हमारा कितना बच जाएगा, बैलेंस हमारा शेष ले जाया गया, शेष ले जाया गया वो 5,500 रुपये ही होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पास अंदर में लिख दिया था, क्योंकि क्योंकि इसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको अंदर ही लिख दिया था। अगर प्रभाव पड़ता तो मेरे को क्या करना होता, पहले रोकड़ खाता अलग से यहाँ पास ना लिखकर मैं अलग से खाता एक बनाता। ठीक है, मैंने आपको केवल इसको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे जब जोड़ेंगे तो 16,500, उसमें 5,500 और जोड़ देंगे तो ये 22,000 रुपये हो जाता है। इधर का भी जोड़ आपका 22,000 रुपये। ये रफ में बनाया हुआ है, केवल आप इसको रफ में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हमने रोकड़ खाता भी इसको समझा, और इसका बैलेंस यहाँ पर जो अंतिम शेष है वो पहले से ही हमने लिख दिया है, क्योंकि 16,500 रुपये इसको दिया जा रहा है, वो 16,500 रुपये रोकड़ में लेकर आ रहा है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा ये जो पॉइंट था वो पॉइंट हमारा कवर हो जाता है। आगे हम देखते हैं
कि मलिक के पूंजी खाते के शेष को ऋण मानेंगे। मतलब मलिक को जो 16,500 रुपये देने के पश्चात भी यदि कुछ पूंजी इसकी बच जाती है देने को, तो उसको ऋण माना जाएगा। देखेंगे हम इस पॉइंट को। आगे लिखता है पुनर्गठित फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता पूंजी खाता व तुलन पत्र तैयार करें। तो हमने पूरा चीज जो जो जहां लिखाता है वो पूरा हमने कर दिया है। अब इसको क्लोज करने की बारी, इसको बंद करने की बारी है। पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, फिर पूंजी खाता बंद करेंगे, और पूंजी खाते का जो भी अंतिम पूंजी इनका उठकर या ऋण पूंजी या ऋण जो भी होता है वो उठकर यहाँ पास लाएंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। हमारा बैलेंस शीट जब बराबर आएगा इसका मतलब कि हमने सवाल सही हल किया है। तो आइए अब हम इसको क्लोज करते हैं। पहले पुनर्मूल्यांकन खाते को क्लोज करते हैं। तो आप देखेंगे इधर को, आप इधर देखिए और इधर देखिए, दोनों तरफ देखने से पता चल रहा है कि हमारा डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है। मतलब इधर का कौन सा, इधर कौन सा कॉलम है, इधर जो हमारा है हानि और व्यय, मतलब हानि किधर बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी हानि ज्यादा है। ये आप देखेंगे तो 11,700, इधर का जोड़ कितना है 11,700, और इधर आप जोड़ेंगे तो 4,000 और 1,200 और मतलब 5,200, इधर का जोड़ 5,200, इधर 11,700, ठीक है। इधर का जोड़ हमारा क्रेडिट साइड का जोड़ 11,700 और डेबिट साइड का जोड़ है 5,200। तो यानी कि हानि ज्यादा है, व्यय और हानि ज्यादा है, तो कितने की हानि हो गई, तो 6,500 की हानि हो जाती है। अब ये हानि कौन वहन करेगा, ये हानि जो मालिक हैं, पुनर्मूल्यांकन करते समय जो मालिक थे वही वहन करेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन करते समय मालिक कौन कौन थे, तीनों ही मालिक थे, ठीक है। ये तीनों ही मालिक है, इन तीनों ने ही इन सभी चीजों को बनाया है। तो इस पर जो भी हानि या लाभ होगा पुनर्मूल्यांकन करते समय वो कौन वहन करेगा, ये तीनों ही वहन करेंगे, ठीक है। तो ये 6,500 की जो हानि हुई है वो इनके पूंजी से घटाई जाएगी, तो ये तीनों वहन करेंगे। तो अभी हम इनके पूंजी खाते में इस हानि को हस्तांतरित करते हैं। तो इधर क्योंकि इधर का जोड़ ज्यादा है, इधर का जोड़ कम है, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, पूंजी खाता, ये हानि जो पूंजी खाते में हस्तांतरित होगी जैन के लिए, देखते हैं जैन के हिस्से में कितनी जाएगी, ठीक है। तो हानि हो गई 6,500 का, 6,500 का, और अनुपात क्या है 5:3:2, जो इनका पुराना अनुपात था उसी में बटेगा, तो 5/10। तो इसको हम जब अंश और हर काटे, एक शून्य यहाँ से कट गया, तो यहाँ पास 5 शून्य शून्य, 5 × 5 = 25 की 5 2 हासिल, 5 × 6 = 3250 रुपये कौन वहन करेगा, हानि जैन वहन करेगा। फिर उसके बाद गुप्ता, गुप्ता के पूंजी से पुनर्मूल्यांकन हानि कितना घटाई जाएगी, 6,500 की पुनर्मूल्यांकन हानि 3/10 गुप्ता के लिए, तो निकल कर आता है शून्य, 3 × 5 = 15 की 5 1 हासिल, 3 × 6 = 18 1 1950 रुपये गुप्ता के पूंजी से घटेगा। और उसी तरह मलिक के पूंजी से कितना पुनर्मूल्यांकन हानि घटेगी, 6,500 का 2/10, तो यहाँ पास आता है शून्य, 2 × 5 = 10 की शून्य, 1 हासिल, 12 13 1,300 रुपये इसकी पूंजी से घटेगा हानि के रूप में। जोड़ हमारा हो जाता है दोनों तरफ का 11,700 11,700। तो ये पुनर्मूल्यांकन हानि भी हमने लिख दिया। अब ये पुनर्मूल्यांकन हानि क्या होगा, पूंजी में से इनका घटेगा। आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड में पूंजी खाता लिखा है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट है और पूंजी खाता डेबिट है। तो पूंजी खाते के डेबिट साइड आएंगे, हानि पूंजी से कम होती है, पूंजी क्रेडिट होकर बनता है, डेबिट होकर समाप्त होता है, हानि है, पूंजी को कम करना है, डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता ब्रैकेट में लिख देंगे हानि, पुनर्मूल्यांकन हानि कितना 3,250 रुपये, 1,950 रुपये और 1,300 रुपये। ये हमारा हो गया पुनर्मूल्यांकन हानि। तो ये हमारा क्लोज हो गया, और हम क्लोज करने के पश्चात अब हम पहुंच गए हैं पूंजी खाता में। अब इस पूंजी खाते को हम क्लोज करते हैं। तो ये हमारा पूरा पूंजी खाता हमने लिख दिया। अब क्लोज करते हैं, देखेंगे दोनों साइड का हम योग करेंगे, ठीक है। तो जब आप इधर का योग करेंगे इसका, तो इसका आता है 58,000, 58,275 रुपये। आप जोड़ के देखिएगा, ठीक है, कितना आएगा 58,275 रुपये।
इसका क्रेडिट साइड का जोड़, पूंजी है इसके पास 58,275 रुपये, और इसका डेबिट साइड का आप जब जोड़ेंगे, इधर का आप जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो इधर का जोड़ कम है, ठीक है, इधर का जोड़ कम है, यहाँ पर देखेंगे 4,000 और 4,375 रुपये। इधर का जोड़ है 58,275, इधर का जोड़ है 4,375, 58,275, इधर का जोड़ है 4,375। घटाएंगे शून्य शून्य, 12 में से 9, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पास हो गया 7 में से 4 गया 3, और ये हमारा हो गया 5, 53,900 रुपये इधर का योग हमारा, जहाँ मतलब पूंजी है इसके पास, ठीक है, मालिक है, इसकी पूंजी है, तो यहाँ पर शेष बता देंगे। शेष ले जाया गया मालिक है, पूंजी है इसकी कितनी, 53,900 रुपये, इसका क्लोज कर देंगे। 58,275 इसका योग आ गया इधर का। फिर उसी तरह अब इसका हम देखते हैं, इसका देखते हैं, तो इधर देखेंगे आप 60, 65 और 6 हो गया 71,000, 71,625 रुपये, 71,625 रुपये इसका जोड़ आता है। 71,625 देखने से हमको समझ आ रहा है इधर का जो ज़्यादा, मतलब इसके पास पूंजी है। और इधर का जोड़ हमारा है 15, 1,000, 15, 2,500 जोड़ लेते हैं, ठीक है, 675 प्लस 1,950, 5, 12 की 2 एक हारसिल, 15, 16 की 6 एक हारसिल, और ये 2,625 रुपये। इधर का जोड़ है 71,625 और इधर का जोड़ है 2,625। घटा लेते हैं शून्य शून्य शून्य, यहाँ पास 11 में से 2 गया 9 और ये 6, 69,000 रुपये इसके पास पूंजी है, मालिक है ये भी, क्योंकि ये दोनों अभी विद्यमान साझेदार हैं, ये चला जाएगा तो ये मालिक नहीं रहेगा, इसका जो भी पैसा आएगा वो ऋण खाते में जाएगा। ये दोनों मालिक हैं, इसलिए पूंजी का मैं शेष बता रहा हूँ कि इनकी पूंजी इतनी शेष बची हुई है जो चिट्ठे में जाएगी पूंजी के रूप में। फिर ये हमारा इसका भी हो गया 71,625। अब उसी तरह हम इसका जोड़ते हैं, तो देखेंगे आप इधर का जोड़, इधर का जोड़ इसका आता है 25,125 रुपये। आप जोड़ के देखिएगा 25,150 रुपये, 25,150 रुपये इधर का जोड़ आता है। और उसी तरह हम इधर जोड़ते हैं तो इधर होता है 19,500 रुपये, ठीक है, 19,500 रुपये। 25,150 में जब 19,500 रुपये आप घटाएंगे तो इसका अधिक के पैसा 7,350 रुपये और बचता है जो इसको देना है पूंजी के रूप में, क्योंकि इसकी पूंजी ज़्यादा है। इसका 25,150 रुपये 50 रुपये बनता है, इसको अभी तक इतना ही दिया गया, 16,500 रुपये दिया गया है और बाकी 1,300 रुपये हानि इसमें से वहन की जाएगी। तो इसका अभी भी 7,350 रुपये बचता है जो इसको देना है। तो वो अभी ना देकर क्या किया जाएगा, ऋण खाते में हस्तांतरित कर, क्योंकि सवाल बोल रहा है ऋण खाते में हस्तांतर करना है, तो ऋण के रूप में 7,350 रुपये लिख दिया जाएगा और टोटल इसका आएगा 25,150। ये दोनों तरफ का हमारा बराबर हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पास लिख लेते हैं, तो किसको किसको लिखेंगे, इनका पूंजी शेष लिखेंगे, पूंजी बची हुई है, और ऋण इसका जो बचा हुआ है वो भी दायित्व है। तो यहाँ पास ऋण किसका, मलिक का, अमाउंट लिख देंगे हम 7,350 रुपये, और इनकी पूंजी बता देंगे। पूंजी जैन की पूंजी कितनी है, जैन की पूंजी 53,900 रुपये, और उसी तरह हमारा गुप्ता की पूंजी कितनी है, 69,000 रुपये इसकी पूंजी है। दोनों का टोटल हम योग करेंगे तो हमारा जोड़ आता है 1,00,000, इसका 1,22,900 रुपये होता है। तो ये हमने पूंजी खाता भी पूरा बना लिया है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता हो गया, पूंजी खाता भी हमने बना दिया, तुलन पत्र भी हमने बना दिया। अब इसका योग करना है, और योग करने पर हमारा योग आपस में बराबर आएगा। बराबर आएगा इसका मतलब कि हमने सवाल हल किया है। तो योग करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो बाहर ये अमाउंट जो अंदर लिखी हुई इसको हमको बाहर करना होगा। देखेंगे लेनदार में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसके अमाउंट को बाहर कर देते हैं। 19,800 रुपये टेलीफोन
बकाया का भी 300 रुपये बाहर करते हैं, देय खाते का भी 8,950 रुपये बाहर कर देते हैं। ऋण बाहर है, पूंजी बाहर है। भूमि भवन का अमाउंट बाहर है। बांड 14,370 रुपये, इसके अमाउंट को बाहर करते हैं। रोकड़ मैंने आपको यहाँ पर रोकड़ बनाकर बताया हुआ है, इतना ही शेष बचा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम बाहर करते हैं। प्राप्ति पत्र, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, बाहर कर देते हैं इसको भी। विविध देनदार बाहर है। स्टॉक बाहर है। कार्यालय फर्नीचर अमाउंट बाहर है। संयंत्र मशीनरी का अमाउंट बाहर है। कंप्यूटर का अमाउंट अंदर है, इसको भी बाहर कर देते हैं। तो आप जब भी इस तरह के सवाल बनाए तो देख लें पहले कि मैंने अमाउंट सभी चीज़ों का बाहर किया है कि नहीं है, मतलब कि राशि वाले कॉलम में लिखा है कि नहीं। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपका राशि का मिलान नहीं होगा, फिर आप बार बार सवाल में परेशान होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा सभी चीज़ों को बाहर कर दिया। अब उसके बाद हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल टोटल हमारा 159,300 आता है। आप जोड़ के देखिएगा इसको, आपको 1,59,300 रुपये जोड़ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल जो था आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपकी एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर हमारा जो था वो था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, सेवानिवृत्ति और मृत्यु, साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपको वो समझ आया होगा। मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।